गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियरविल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमने चैप्टर किया था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट मैपिंग या कॉन्सेप्ट मैप्स यानी मानचित्र संप्रत्यय। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सीटेट से लेकर हर जगह पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे लेकर के। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है और ये जो हमने टॉपिक किया है थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे प्लस कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है इसको समझेंगे। प्रॉपर मैंने इसी में ऐड कर दिया क्योंकि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक ना तो आपको सिलेबस में कहीं दिखेंगे अलग से। अगर आप कोई भी टॉपिक का या आपका मैं कहूँ रीट का या फिर रीट प्लस बी का या कोई भी आप जब सिलेबस उठाते हैं तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो डायरेक्टली विजिबल होते ही नहीं है ना, तो वो आपको अलग से तैयार करने होते हैं। तो बीच बीच में इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते रहेंगे वो मैं बीच बीच में आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। ठीक है, बात जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि ये जो डिस्कशन रहेगा इसमें आपकी और मेरी दोनों की मेहनत शामिल रहेगी, तभी जाकर के काम बनेगा। नहीं तो आप अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से प्रीवियस ईयर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी, आपका पेडागॉजी सेक्शन रुकेगा नहीं। बिल्कुल शांति से फेथ रख के एक बार ढंग से समझिए चीजों को, और अगर कोई पेडागॉजी सेक्शन रोक दे तो फिर बता दीजिएगा, है ना। तबियत थोड़ी सी बेहतर है, अब नई नई समस्याएं रोज जागृत होती रहती हैं, बट ठीक है, लाइफ ऐसी ही है तो ठीक हो जाएगा। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता जब मैं प्रॉब्लम्स बताती हूं आकर के, बट क्या कर सकते हैं। मतलब अभी सर्वाइकल जैसा फील हो रहा है आज सुबह से, बड़ी दिक्कत है। एक प्रॉब्लम ठीक होती है दूसरी शुरू हो जाती है। तो जब आप किसी भी सेक्शन को लाइफ में इग्नोर करते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका करियर हो, किसी भी चीज को या तो आप बहुत ज्यादा ओवर एम्फसाइज कर देते हैं यानी बहुत ज्यादा ध्यान डाल देते हैं किसी एक एस्पेक्ट में, किसी एक पक्ष पे, या फिर आप किसी भी एक चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं तो फिर रिजल्ट उसका खराब होता है। जैसे मैंने पिछले 2 सालों में एटलीस्ट हेल्थ को बहुत इग्नोर किया है या काम पे बहुत ज्यादा उस तरीके से फोकस किया, स्ट्रेस लिया अच्छा खासा, तो हेल्थ की बैंड बज गई। बट ये ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक जो ठीक नहीं हो सकता ग्रेसफुली, तो बट टाइम लगेगा, है ना। थोड़ा बहुत इस चीज़ के लिए आप लोगों को भी मैनेज करने की जरूरत है। हाँ, मौसम थोड़ा ऐसा ही है, बारिश है आज सुबह से, दिल्ली में बड़ा अच्छा मौसम है, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस, बट ये बहुत ज़्यादा पेन है जो सर्वाइकल जैसा फील हो रहा है नहीं वैसे मुझे, बट पता नहीं कैसे, एक तो वो स्क्रीन पे या लैपटॉप पे बैठने की ऐसी आदत है तो होता है। खैर, यूट्यूब पे शायद मैं क्लास लूंगी ना आज, और बट मुझे लगा कि आप लोगों के साथ जुड़ना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जल्दी ही मैं आपका बता दूंगी आपको कि किस किस बैच में कितना कितना हो चुका है और आगे कितना होना बाकी है। और जो टॉपिक वाइज आपका ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी नोट्स के सेक्शन में, सारी पीडीएफ आपको नोट्स के सेक्शन में मिल गई होंगी। जो एक्स्ट्रा पीडीएफ मिल गई है वो पेडागॉजी स्पेशल बैच वालों को मिल जाएंगी। घर में सब ठीक है अभी। अगर मैं बात करूं तो आपको दबा करके पढ़ाई करनी है बस, आप, है ना। चलें स्टार्ट करें, समझें चीजों को। अच्छा, ये जो टॉपिक की मेरी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनके टॉपिक के नाम भी कल जहां तक है डल जाएंगे। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है ना, तो वो मेरी बात हो गई टीम से, वो डल जाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए। क्लास तो आज लगवाई ही 8 बजे थी, लेट कहाँ हूँ यार, 5-6 मिनट तो हो ही जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो ये टॉपिक होपफुली आपने पढ़ लिया होगा। हाँ, खूब बारिश हो रही है आज सुबह से ही। देखो वो साइक्लोन हिट करने वाला है ना गुजरात में। पहला क्वेश्चन देखो, थिंकिंग इज दी डैश एस्पेक्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, यानी चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है। बहुत क्लियरली हमने डिस्कस किया है। कोई डेटा और प्रॉब्लम पूछ रहा था वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो समझिएगा इन चीजों को। ओह गॉड, जल्दी से आंसर कीजिए भाई। जो चिंतन है यानी थिंकिंग है वो मानसिक क्रिया का एक मेंटल एक्टिविटी है, ये तो हमें पता है, बट कौन सा एस्पेक्ट है मेंटल एक्टिविटी का ये पूछा है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट है यानी ज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी भावात्मक, या फिर फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक, या नन ऑफ दीज। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, फटाफट से बताइएगा तभी हम चलेंगे आगे। देखिए एक बार फटाफट से बताइए। कई लोग कह रहे हैं कॉग्निटिव, कोई अफेक्टिव वाला भी है क्या, कोई अफेक्टिव वाला भी है क्या। ए को लॉक करें, कर देंगे ए को भी लॉक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्ञानात्मक, बिल्कुल, ये मैंने आपको बिल्कुल डिस्कस किया है आपके साथ जब मैं आपके साथ चिंतन टॉपिक डिस्कस कर रही थी कि ये ज्ञानात्मक पहलू है। ये ज्ञानात्मक मतलब जिसमें आपकी अटेंशन, जिसमें मानसिक क्षमताएं लगेंगी, जिसमें आपकी परसेप्शन, थिंकिंग तो खुद से है ही इसमें, मेमोरी, रीजनिंग यानी तर्क, इमेजिनेशन यानी कल्पना, ये सब दिमाग से तो रिलेटेड चीजें हैं, तो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक, इमेजिनेशन, सिंबल्स एंड साइंस का आप यूज करते हैं, जो चिन्ह है इन सब का आप इस्तेमाल करते हैं, और ये सब ज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक पहलू हैं। क्लियर है बात, बिल्कुल कंचन, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं अफेक्टिव की, तो अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशनल, तो ये सिर्फ इमोशनल नहीं होता, थिंकिंग तार्किक होती है, इसमें तर्क लगता है। ठीक, फंक्शनल यानी मांसपेशियां या क्रियात्मक, आप फिजिकली थोड़ी कि चल चल के ही सोचा जाएगा, बैठ के भी सोच सकते हो, किसी को पता भी नहीं है, ये तो मेंटल प्रोसेस है, दिमाग में चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है बात। फिर है नन ऑफ दीज, ये तो पॉसिबल नहीं है जब सही आंसर हमारे पास है, तो उत्तर जो हुआ इसका वो ए ऑप्शन हुआ। क्या हुआ, ए ऑप्शन। ठीक, आंसर इज ए ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं इसी बात के साथ, है ना, बढ़ जाएं आगे। चलिए नेक्स्ट एक चीज है क्वेश्चन नंबर 2, थिंकिंग इज एसेंशियली अ, यानी चिंतन अनिवार्य रूप से एक कैसी प्रक्रिया है, ये देखिए फटाफट से देखिए। बी पॉजिटिव है जी, ब्लड ग्रुप। सीडीपी बैच में चल रहे हैं एडमिशंस, इवन जो आपका डी प्लस भी बैच है उनमें भी एडमिशंस चल रहे हैं, जो जनरल बैचेस हैं। पेपर 1 के लिए, पेपर पीआरटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट मत लीजिएगा, क्योंकि पेडागॉजी स्पेशल बैच में अगर आप हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरा कंप्लीट लें डी प्लस भी पीआरटी, सिर्फ जनरल पेपर ले लीजिएगा, है ना। बताइए, थिंकिंग इज एसेंशियली अ, यानी चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। अब वही बात है जो भी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, बस घुमा करके पूछ लिया, कान यहां से पकड़ो चाहे यहां से, बात वही रहनी है, बट पेपर में ऐसा ही होता है, टॉपिक वही है, बस कान इधर उधर से पकड़ के क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। ठीक है बात, क्योंकि टॉपिक तो वो बदल नहीं सकते। अब प्याजे तो उन्हें हमेशा पूछना है ना। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, फंक्शनल एक्टिविटी है, क्रियात्मक यानी गत्यात्मक है, फिजिकल एक्टिविटी होती है इसमें, या फिर इमोशनल बिहेवियर, ऐसा थोड़ी एक अनिवार्य है।
कॉग्निटिव एक्टिविटी, हाँ ये जरूरी है क्योंकि मेंटल प्रोसेस है, दिमाग तो लगेगा ही लगेगा, चाहे चलना फिरना घूमना लगे ना लगे दिमाग जरूर लगेगा। साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, अब ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि ये मनोगतिक है बेसिकली, तो साइकोलॉजिकल की जगह इसको साइकोमोटर कहेंगे इंग्लिश में। साइकोलॉजिकल तो एक बार को फिर भी थोड़ा बहुत आसपास हो जाता, साइकोमोटर कहेंगे कि मन और हाथ पैर दोनों चलें, ऐसा नहीं है। आंसर होगा कॉग्निटिव एक्टिविटी, यानी संज्ञानात्मक गतिविधि है जिसमें आपकी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो काम करती हैं। ठीक है संयुक्ता, प्रज्ञा, चिन्मयी, क्लियर है बात यहां तक? आगे बढ़िए फटाफट से, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, यानी इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट 4 ऑप्शंस में से क्या है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया ना तो आपका आधी जंग आपने जीत लिया, अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ लिया पेडागोजी में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ के समझ पाना। ठीक, तो इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, यानी चिंतन की जो आपकी क्षमता है उसको डेवलप कराने के लिए कौन सा एक ऑप्शन गलत है। सही नहीं पूछा, 4 ऑप्शन पढ़िए, 20 सेकंड का समय लीजिए और आंसर कीजिए। इतने में आप लोगों को कमेंट देख रही हूँ, रुक गए कमेंट्स। देखिए पूजा, एडिक्वेट का मतलब होता है सही, एक तरीके से एप्रोप्रिएट। बहुत बढ़िया वानी, चलिए डी फॉर दिल्ली। यार टोकन इकोनॉमी कुछ ही दिन पहले तो डिस्कस किया था, सारे सेशंस नहीं देखते हो क्या? कभी कभी देखते हो हैं? फटाफट से बताइए कौन सा गलत है ये पूछा। हाँ लाइव है यार क्लास आपकी। देखिए, एडिक्वेसी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, यानी ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, मतलब एडिक्वेट एक्सपीरियंसेस यानी उचित अनुभव हो आपके पास। क्या हो? उचित अनुभव हो, यानी एक्सपीरियंसेस और ज्ञान भी उचित हो, तभी तो बेहतर तरीके से थिंकिंग डेवलप हो पाएगी। मान लीजिए आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी वेबसाइट से पढ़ा है, बहुत सारे टीचर से पढ़ा है, खुद सोचा है, समझा है ना, तो मेरी थिंकिंग कैसी होगी किसी टॉपिक को लेकर? मुझे पता है उस किताब में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये है, ये आर्टिकल में ये है, इतनी सारी चीजें मेरे पास डेटा है एक चीज को लेकर, एक टॉपिक को लेकर के, तो अब मैं इस पर बेहतर तरीके से सोच पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है। आपको जिस चीज के बारे में आपने 2 ही लाइन पढ़ी, आपको पता ही 2 लाइन है, उसमें कैसे गहनता से सोचोगे, है ना? तो कह सकते हैं कि नॉलेज आपके पास यदि उचित है, पर्याप्त है, एडिक्वेट है, और अनुभव अगर आपने बहुत सारे लिए हुए हैं, मैं कितने सारे लर्नर्स के साथ इंटरेक्ट करती हूं डेली बेसिस पे, तो क्या होगा? मेरी जो थिंकिंग स्किल है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, ऐसा नहीं हर चीज में, बट वो बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एडिक्वेट मोटिवेशन, यानी उचित रूप से यदि मैं अभिप्रेरित हूं अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए या किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हूं अगर मैं, तो भी मेरी थिंकिंग अच्छी होगी। एडिक्वेट इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उचित रूप से मुझे स्वतंत्रता मिले कि मैं जो चाहती हूं वो कर पाऊं, मैं किताबें खरीदने की स्वतंत्रता मेरे पास है, रात को बैठ के पढ़ने की स्वतंत्रता मेरे पास है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चे को सोचने का मौका दे रहे हो, उसकी थॉट में चेंज करने का, फ्लेक्सिबल थिंकिंग पे उसको मौका दे रहे हो, ऐसा नहीं है एक चीज सोची उसने और डांट लगा दिया आपने। ठीक, ये तीनों ही बातें सही है, बट हमें क्या चाहिए? इनकरेक्ट, यानी हमें तो वो बात चाहिए जो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में गलत है। तो गलत क्या होगी? कम बुद्धि व ज्ञान, यानी लो इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। कम बुद्धि व ज्ञान क्या है? ये विकास प्रक्रिया जो आपकी थिंकिंग डेवलप होनी है उसमें बाधा का काम करेगा, प्रॉपर तरीके से आपकी थिंकिंग डेवलप नहीं होने देगा यदि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ही कम है। मान लो एक मूर्ख बच्चा है, यानी इडियट, जिसका आईक्यू है 0 to 25, जो ज्यादा अच्छे से, भाई इंटेलिजेंस क्या है? आपकी सोचने समझने चीजों को सीखने की क्षमता, वही कम है अगर, तो सोचोगे कैसे ठीक से? नॉलेज आपके पास तो ज्ञान ही नहीं है, आपने किताब खोल के नहीं देखी कभी, तो क्या होगा? फिर भी दिक्कत है, तो ये गलत हो जाएगा। आपकी जो दिमाग की डेवलप होने की क्षमता थी, आपकी जो थिंकिंग डेवलप होने की क्षमता थी, वो उस लेवल तक नहीं डेवलप हो पाएगी यदि जितना आप बाकी चीजों से कर सकते थे। अगर आपका लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, आपकी अगर हम बात करें नॉलेज का लेवल कम है, आपके पास ज्ञान की कमी है, थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। क्लियर है बात? बट लोग डिबेट्स में जाते हैं, डिबेट में क्या है? एसेंशियली आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, जब भी तो जवाब दोगे। ऐसा तो नहीं कोई रटा रटा ही बात कह दोगे। तो जिसका लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसकी बेसिक इंटेलिजेंस भी नहीं है, जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसने कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की, वो कैसे करेगा? बिल्कुल, इसीलिए यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, कह सकते हैं इवन आपका पेडागोजी का सिलेबस इतना वास्ट है ना। जनरली जैसे मेरे बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, 20 से 35 घंटे में पूरा 100 नंबर का खत्म करा देते हैं DEET+B, दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स की मैं बात बता रही हूँ। और जबकि अगर मैं अब देख रही हूँ उसको डिस्कस कराते समय, या मैंने जब पर्टिकुलरली पढ़ा है, तो मुझे समझ आता है कि यार ये तो 100 घंटे भी कम है इसके लिए, है ना। अगर 80 घंटे में भी खींचतान के करा दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने टॉपिक हैं अगर आप ठीक से कराओ तो यही है बात कुल मिलाकर के। आगे बढ़ेंगे, जब आप गहनता से सोचेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आंसर 4th देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय हुम इज द चाइल्ड्स थिंकिंग नॉट डिस्प्लेड, यानी कौन सा एक ऑप्शन है जिसके द्वारा बच्चे का जो सोचना है या चिंतन है वो प्रदर्शित नहीं होता। पहला ऑप्शन है ऑटिज्म। मैंने आपको बताया था ऑटिस्टिक थिंकिंग हो सकती है, या इसको ईगोसेंट्रिज्म भी कह सकते हो, बट थिंकिंग के टर्म में हम इसको ऑटिस्टिक या ऑटिज्म ही कहेंगे। एनिमिज्म यानी सजीववाद, देन है रियलिज्म यानी यथार्थवाद, और लास्ट है आपका व्यक्तिवाद। जल्दी बताइए आंसर। क्वेश्चन सिर्फ 20 हैं, बट इनफ है, इतने डिटेल में मैं समझा दूंगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और फिर एक टॉपिक भी इसमें हमें खत्म करना है जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप। वो बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा उसमें लगेगा टाइम, है ना। देखिए एक बार, तो क्लास बड़ी ही रहेगी। अगर मैं बात करूं किसकी, ऑटिज्म की। ऑटिज्म का मतलब होता है बच्चा कुछ भी सोचता है, कुछ भी वो अपने ही आसपास की चीजों में ही उलझा हुआ है। एनिमिज्म यानी इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, अलग ही दुनिया में है। एनिमिज्म भी क्या है, निर्जीव को भी सजीव समझता है। रियलिज्म क्या है, इसमें वो बच्चा जो है जो भी प्रैक्टिकल सिनेरियो है, जो भी आसपास की सिचुएशन है उसके बेसिस पे सोचेगा, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअलिज्म जो है ना,
ये व्यक्तिवाद जो है ये तो एक एक ऐसा समुदाय है मॉरलिटी से रिलेटेड, या एक इंडिविजुअलिज्म का मतलब है एक व्यक्ति परक के इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चीजें हो, के इंडिविजुअल पे फोकस किया जाए, मॉरलिटी से रिलेटेड होगा। ये थिंकिंग से रिलेटेड बात है ही नहीं। इंडिविजुअलिज्म जो है ये थिंकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑटिज्म थिंकिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग हो सकती है, एनिमिज्म में भी सोच लगेगी, रियलिज्म में भी सोच लगेगी। ये टॉपिक तो मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। अच्छा, कॉन्सेप्ट मैं आपका टॉपिक करा देती नहीं, पहले थोड़ा सा दिमाग तो एक्टिव कर लो फिर कराऊंगी। वो इसी से तो जुड़ा हुआ टॉपिक है, थिंकिंग से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है वो, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही। देखिए इतने वार्म अप कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनकरेजेस अ इंटेंसिव टाइप ऑफ थिंकिंग? एन इंटेंसिव टाइप ऑफ थिंकिंग यानी डीप थिंकिंग कह सकते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? बताइए, फटाफट से बताइए। ट्विंकल कौन से बैच में हो आप? हैं? ट्विंकल तो लिटिल स्टार होता है ना, ट्विंकल ट्विंकल। मजाक तो नहीं, मतलब ऐसे दिल पे तो मत ले जाना। बताओ। हाँ, डी ऑप्शन कह रहे हैं लोग। भाई कौन से क्वेश्चन में इन चार ऑप्शंस में से गहन प्रकार शैली को प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी डीप थिंकिंग लगेगी, जिसमें बच्चे को ज्यादा दिमाग पे जोर डाल करके सोचना पड़ेगा? बताइए। पहला है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ हाफ, यानी हाफ आप समझते हैं 1/2, इसका उल्टा क्या होगा बता दोगे आप करके, है ना? व्हाट इज द मिनिमम या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपको पता है 2 होता है ना? ये तो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला है, इसमें कहां ज्यादा डीप थॉट लगा। हाउ मच मिल्क विल बी यूज्ड टू मेक हाफ द अमाउंट ऑफ टी? देखो आजकल ना ये सब्जेक्ट पेडागोजी के भी मिक्स होकर आने लगे हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है उस सेंस में। कितने दूध की जरूरत पड़ेगी टी बनाने के लिए? तो आप बता दोगे भाई अगर 1 कप बनाना है, बड़ा कप है तो 200 ml, नहीं तो 100-150 ml में काम चल जाएगा। कोई मेरे जैसा व्यक्ति हो जिसको चायड़ी कह सकते हो, सर्दियों का मौसम हो, एक बार चाय पिलानी हो तो बड़ा मग भी पिया जा सकता है ना? तो सम यानी एडिशन इज द इनवर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी जो एडिशन है यानी जोड़ है, योग है, वो उल्टा है किसका? घटाने का। जोड़ना जो है ऑपोजिट है घटाने का, सब्ट्रैक्शन का। व्हाट डज इट मीन टू से, इसका मतलब क्या है समझाओ। कि इनवर्स जो है एडिशन यानी जोड़ना, जो हम योग करते हैं 2 + 2 = 4, ऑपोजिट है 4 - 2 = 2, यानी सब्ट्रैक्शन का। इस बात को एक्सप्लेन करो। जी ही ना, डी ऑप्शन ही सही है। इसमें बच्चे को थॉट लगाना पड़ेगा एक्सप्लेन करने में। वहां तो 1 वर्ड में आंसर देना था, तीनों ऑप्शन में तो 1 वर्ड में आंसर देना था। यहां एक्सप्लेन करने के लिए उसकी थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा लगेगी, ये बात हमको माननी पड़ेगी। बहुत बढ़िया यादव जी, ठीक है। सी क्यों नहीं, अभी तो बताया। इसमें तो ये तो जस्ट 1 वर्ड आंसर है ना, कितना दूध चाहिए होगा चाय बनाने के लिए, सब अपने अपने हिसाब से बता देंगे। यहां आपको फैक्ट्स के आधार पे दिमाग लगा करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये फैक्ट है तो क्यों है। डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी, इन तीनों में कन्वर्जेंट यानी क्लोज एंडेड थॉट लग रहा है। 1 वर्ड आंसर कर दोगे, ठीक है? समझ पा रहे हो बात को? ये एक एक बात खुद से पढ़ के भी करना है सॉल्व, भूल मत जाना कि बस मैंने करा दिया और आपने याद कर लिया। याद करने वाले क्वेश्चन नहीं होते पेडागोजी के, फिर दिमाग नहीं चलेगा पेपर में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट थिंकिंग? अगेन बात क्या हो रही है? सोचना यानी चिंतन के विषय में गलत कथन कौन सा है? चिंतन के विषय में गलत कथन कौन सा है? पढ़िए एक बार फिर आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया निकिता। मैम रीड फिर से पोस्टपोन हो गया क्या? होगा ही आज, अभी जैसी स्थिति है मुझे तो नहीं लगता इतनी जल्दी ये लोग ले पाएंगे। बहुत बढ़िया शिवा, स्केच हाँ आपने बनाया, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, बहुत सुंदर था। जल्दी बताइए। स्टैच्यूज एंड लैंग्वेज आर यूज इन कॉन्टेम्पलेशन, यानी चिंतन में प्रतिमाएं यानी स्टैच्यूज या जो भी मूर्ति हैं और भाषा प्रयुक्त की जाती है। हाँ ठीक है। थिंकिंग इज अ टाइप ऑफ, इसको आप स्टैच्यूज की जगह सिंबल्स या साइंस भी मान सकते हो। थिंकिंग इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोसेस। हाँ, आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस जिस क्रम में करते हो उसको थिंकिंग कह सकते हैं। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब है चिंतनशील होना, उस पर सोच विचार करना, ठीक। थिंकिंग इज अ सेट ऑफ, अच्छा एक काम किया करो पेडागोजी में ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते कई बार, जैसे कॉन्टेम्पलेशन है फॉर एग्जांपल। आपको ओवरऑल ये देखना है इसका पूरा सेंस क्या निकल रहा है हिंदी और इंग्लिश में पढ़ के, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आपको पेपर में सारे शब्द पता हो, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आपको एक ओवरऑल मीनिंग निकालना आना चाहिए। बहुत बढ़िया दीक्षा, सही है। अच्छा मोनू कह रहे हैं रीड पोस्टपोन हो गया, न्यूज में आ गया। चलो मैं एक बार देखूंगी और शेयर भी कर दूंगी चैनल पे, बताना मेरे को कब हुआ ऐसा, मैंने नहीं देखा है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है आजकल। देखिए नेक्स्ट है थिंकिंग इज अ सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी थिंकिंग जो है, क्या कह रहे हो इंदिरा जी? थिंकिंग जो है चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय यानी सेट है, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटीज लगेंगी। संज्ञानात्मक का मतलब क्या है? जिसमें मेंटल एबिलिटीज लगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर अनरिलेटेड, ऐसा कहना मूर्खता होगी कि जो चिंतन है, क्या चीज, जो चिंतन है वो भाषा से अलग है। देखो भाषा चिंतन में, सोचने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भाषा के माध्यम से हम बेहतर सोच पाते हैं। आपकी जो थिंकिंग है ना, कभी देखना हो अगर कि आप कैसे सोचते हैं, एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा और लिखना शुरू कर दीजिएगा, उसको कहते हैं फ्री राइटिंग, ठीक है रुचिका? फ्री राइटिंग कहते हैं। और फ्री राइटिंग की अगर हम बात करें, आपको पता लगेगा आपका थॉट पैटर्न चलता कैसे है। ऐसा तो नहीं है आप बिना मतलब विक्टिमाइज कर रहे हैं पूरी दुनिया को, आपके दिमाग में कैसे जो पैटर्न्स हैं आपके थॉट के वो आपको समझ में आ जाएंगे यदि आप पेन पेपर लेके बैठेंगे। तो भाषा और चिंतन का बहुत बड़ा संबंध है, हम ये कह सकते हैं, ठीक। थिंकिंग पॉसिबल तो है लैंग्वेज के बिना, बट वो लैंग्वेज कैसी होगी हम कह सकते हैं, क्योंकि साइन सिंबल भी तो लैंग्वेज ही है ना, तो कह सकते हैं कि बोलने के अलावा पॉसिबल है, बट किसी ना किसी प्रकार की लैंग्वेज तो यूज होती है। नगमा किसी को भी ब्लॉक नहीं किया जाता यहाँ, इस तरह के लोग आते ही नहीं है बैचेस में, बहुत रेयर है कि कभी कोई फालतू बात करने वाले लोग आए, क्योंकि यहाँ सीरियस एक्सपेरिमेंट ही जोड़ पाते हैं, क्योंकि जब 4 पैसे जेब से जाते हैं तो सीरियसनेस आ जाती है अपने आप, और फ्री में आप कितना भी सोना दे दो तब भी कुछ लोगों को दिक्कत रहती है ही। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लो, शो हो रहा है प्रियंका कमेंट। 1 मिनट, अरे हाँ चल देख लेंगे। अच्छा लेट्स ड्रॉ विद शिवा, ठीक है भाई।
ड्राइंग करते हैं शिवा अपने चैनल पे, यूट्यूब पे। सही है, सही है, सही है। चलिए, नहीं प्रिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बजे करेंगे अभी 2 टॉपिक और चलेंगे आपके कॉमनली। एक तो है आई थिंक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक, दूसरा टॉपिक है आपका पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस का। उसके बाद करेंगे अलग-अलग आपके बैचेस को, है ना? क्योंकि अभी एग्जाम्स में टाइम है तो थोड़ा पढ़ लेना 2-3 टॉपिक जो डिटेल में पढ़ सकते हैं बाकी लोग भी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये बात तो क्लियर है ना सभी को? ये बात तो क्लियर है। ठीक है। हाँ। अच्छा। ठीक है अंजलि। चलिए बहुत बड़ी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट थिंकिंग? ये बात हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग? यानी सोचने की प्रक्रिया में, थिंकिंग प्रोसेस में सबसे कम महत्वपूर्ण, लीस्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, आंसर हमेशा ध्यान से करेंगे। ठीक है, लीस्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो क्वेश्चन में, एक्सेप्ट लिखा हो, आंसर कैसे करेंगे? बहुत ही ध्यानपूर्वक आंसर करेंगे, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए एक बार, पिक्चर, सिंबल्स, मस्कुलर फंक्शन, देखिए किसके बिना सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज क्या है चिंतन में? देखिए 7th का सी, भाई भाषा इंपॉर्टेंट है, साइन और सिंबल यानी प्रतीक एवं चिन्ह भी इंपॉर्टेंट है, पिक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर फंक्शंस या फिजिकल एक्टिविटी के बिना चिंतन बिल्कुल संभव है। सबसे कम जो इंपॉर्टेंस है वो फिजिकल एक्टिविटी की है सोचने में। भाई जो लोग क्रिएटिविटी या दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग हो, है ना? आपने देखा होगा पिकासो से लेकर के पता नहीं कितने सारे लोग रहे हैं जो हेल्थ वाइज आपको लगता है अरे यार इसमें तो बिल्कुल दम ही नहीं है ना? बट वो मेंटल एबिलिटी जो है वो अच्छी है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? आपकी मस्कुलर फंक्शंस या मांसपेशियां क्रियाएं सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डेड ही हो जाएं फिजिकली, बट सबसे कम महत्वपूर्ण यही है। आप कितनी भी बॉडी बना लीजिए, आपके दिमाग में जो चिंतन है वो चलता नहीं है ठीक से, तो उस केस में चिंतन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? आपकी मांसपेशीय क्रियाएं हुई नहीं है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड इज सेड टू बी अ चाइल्ड विद न्यू कंस्ट्रक्शन एंड न्यू थिंकिंग? यानी आप किस क्या नाम देंगे एक बच्चे को जो नई चीजों को, नई रचनाओं को और नए तरीके से सोच पाता है, नई रचनाएं कर पाता है? ऐसे बच्चे को आप रिटार्डेड कहेंगे, जीनियस कहेंगे, क्रिएटिव कहेंगे या माइनर कहेंगे? बताइए, फटाफट से बताइए, ये बेस्ट टाइम है आपकी पढ़ाई के लिए। देखिए क्रिएटिव, बिल्कुल। देखो जीनियस यहाँ पे नहीं कहेंगे, मतलब कह सकते हैं अगर ऑप्शन में ये नहीं होता, ऑप्शन में अगर ये नहीं होता तब हम कह सकते थे, क्योंकि जीनियस में क्रिएटिविटी आ सकती है, बट हर एक जीनियस क्रिएटिव ही है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कई जगह पे कहा जाता है कि क्रिएटिविटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, अच्छा। तो रिटार्डेड तो नहीं है ऐसा बच्चा जो कुछ नया सोच पाए। जीनियस जरूरी नहीं है नया ही सोचे, इसमें भी कई सारी कैटेगरी आ जाएंगी, बट ये टू बी पर्टिकुलर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? दिशाओं में सोचना, कुछ नया सोचना। ठीक, तो ये बच्चा क्रिएटिव कहलाएगा। देखो जरूरी नहीं है कि हर एक क्रिएटिव बच्चा जीनियस हो, बट जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो ज्यादातर केस में क्रिएटिविटी उसमें पाई जाती है ना? पाई जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना जो नया सोच रहा है वो जीनियस ही होगा। तो इस केस में आपको सी के साथ जाना पड़ेगा। माइनर होता है जो 18 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, एग्जाम तो जुलाई के बाद ही होंगे, जुलाई से पहले कोई एग्जाम नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर थिंकिंग टू बिगिन? यानी चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक क्या है या क्या आवश्यक है? दोनों बातें आपको समझनी पड़ेंगी। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है ये पूछा है, बताइए एक बार। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर थिंकिंग टू बिगिन? बताइए, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर थिंकिंग टू बिगिन? पास्ट एक्सपीरियंस यानी पूर्वानुभव, लैंग्वेज, रीजनिंग या प्रॉब्लम? यूट्यूब पे मुश्किल है, आज क्लास पढ़ाई की तो नहीं होगी, इतनी हिम्मत तो नहीं है कि बहुत देर खड़े होकर क्लास ले पाऊं। बताओ एक बार। हाँ इनफ होगा ये डी++ वीकली, अगर आप पेडागोजी स्पेशल बैच में हैं तो मोर देन इनफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या है ये? प्रॉब्लम। भाई सामने समस्या तो हो तभी तो सोचेंगे, सामने समस्या तो हो तभी तो सोचेंगे। तो समस्या के समाधान के लिए चिंतन की प्रक्रिया की जाती है। सामने ये कोई लक्ष्यहीन प्रक्रिया नहीं होती, एक गोल का होना जरूरी है, एक प्रॉब्लम का होना जरूरी है। ठीक है, सोच को शुरू करने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, रीजनिंग तीनों इंपॉर्टेंट है, बट शुरुआत करने के लिए एक सामने लक्ष्य होना चाहिए जो कि एक प्रॉब्लम होगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट एन इंटरनल कंडीशन टू अट्रैक्ट अटेंशन? पढ़िए इसको, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है या है? आंतरिक मतलब इंटरनल स्टेट, इंटरनल कंडीशन। देखिए एक बार फटाफट से देखिए कौन सी एक इंटरनल कंडीशन नहीं है। देखिए फटाफट से आंसर कीजिए, कौन सी एक इंटरनल कंडीशन नहीं है? सब अलग अलग आंसर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ स्टिमुलेशन।
हाँ, बात तो सही लग रही है। नीड, आवश्यकता, हाँ हो सकता है इंटरनल हो, आपको कोई आंतरिक आवश्यकता हो। ओनली वन इज ट्रू या बोथ ऑफ द अबव इज ट्रू। अब ओनली वन है तो कौन सा, और दोनों सही हो नहीं सकते, तो ये तो हट गए भाई। स्टेट ऑफ स्टिमुलेशन या फिर उद्दीपन की स्थिति। उद्दीपन की स्थिति इंटरनल है ये जरूरी नहीं है, उद्दीपक हमेशा बाहर होगा, एक्सटर्नल होगा। उद्दीपक आपके सामने, मान लीजिए भूख लगी थी बिल्ली को, थॉर्नडाइक की सामने खाना जो है, जो फिश है, वो उद्दीपक का काम करेगी, तो ये बाहरी हो गया, इंटरनल नहीं है। ठीक, कुत्ते के लिए खाना आ रहा है तो वो बाहर से उसकी जो खुशबू आई है वो स्टिमुलेट कर रही है, उसको उद्दीपक का काम कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है एक्शन करने के लिए। ठीक, कि कोई चीज आपके दिमाग में आई, आपने देखा एक सोने की घड़ी, आपका थिंकिंग शुरू हो गई, क्योंकि वो स्टिमुलेशन है आपके लिए। ठीक है, क्या है स्टिमुलेशन है, कल ऐसा क्या है भाई। ठीक, स्टेट ऑफ स्टिमुलेशन है, उद्दीपन की स्थिति है, जो कि बाहरी है, एक्सटर्नल है, जरूरी नहीं है कि ये इंटरनल ही हो। लेकिन नीड जो है इंटरनल हो सकती है ना। हो सकता है आपको सम्मान की आवश्यकता हो, अब ये इंटरनल हो सकती है। हो सकता है आपको खाने की आवश्यकता हो, है ना, तो ये बायोलॉजिकल भी हो सकती है, बट स्टेट ऑफ स्टिमुलेशन जो है उसको हम नहीं मानेंगे। क्या कह रहे हो, का बताओ, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द थॉट प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लैंग्वेज सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड। यानी कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, बताइए, फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए। सुबह से लाइट नहीं है, प्रिया कह रही है। When the thought process is influenced, यानी जब सोचने की प्रक्रिया, जो चिंतन की प्रक्रिया है आपकी, वो जिस भाषा में आप सोच रहे हैं उस भाषा से प्रभावित होगी। यानी जब लैंग्वेज और थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट एक दूसरे को क्या करें, प्रभावित करें। मान लीजिए मैं कुछ सोच रही हूँ किसी विषय में और मेरी भाषा है हिंदी, तो जो मेरी भाषा का ज्ञान है, वो मेरी भाषा का ज्ञान या मेरी जो भाषा है, जो मेरी संस्कृति उसमें इंक्लूडेड है, वो मेरे थॉट पैटर्न्स को प्रभावित करेगी सोचने के लिए। कॉग्निटिव बायस नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। पूछा जाता है ये हर जगह, सीटेट से लेकर हर जगह पे। भाषा निर्धारण, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि जो आपने सीटेट में पढ़ लिया है वो काम का नहीं है, DEET+B, रीट या KVS या किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। इस गलतफहमी में अगर आप पढ़ गए तो आपके बहुत सारे नंबर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीटेट हर चीज का बेस है। बहुत सारे टॉपिक जो आपका मोर देन 50% टॉपिक्स है ना, वो वहीं कवर हो चुके हैं, बस आपको उनको डिटेल में पढ़ना होता है। मोर देन 50%, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल नेहा। तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन क्या है, इसको एक ली वोर्फ नाम के व्यक्ति हैं, उनका नाम है ली वोर्फ। आई थिंक वोर्फ की स्पेलिंग उनकी WHROF है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ली वोर्फ कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, यानी भाषा निर्धारण। जो आपकी जो भाषा है वो आपके चिंतन की प्रक्रिया को, आपके थॉट पैटर्न को प्रभावित करती है, इसलिए इसको लिंग्विस्टिक पैटर्न कहते हैं। जिस भी भाषा में आप सोचते हैं ना, वो भाषा आपकी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। आप देखते हैं जो अंग्रेज हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, उनका थॉट पैटर्न डिफरेंट होगा हमसे। बेंजामिन ली वोर्फ, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया दीपक। आगे बढ़ेंगे आनंद, बहुत बढ़िया। सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस नहीं कहेंगे, समाज की तो बात ही नहीं हुई है। हाँ, कल्चरल टेंडेंसी, उसकी भी बात नहीं हुई। बात हुई है जिस भाषा में आप सोचते हैं, जो भी आपकी भाषा है, वो आपके थॉट प्रोसेस को या थॉट पैटर्न को, कैसे तरह से आप सोचेंगे उसको प्रभावित करेगी। मान लीजिए मैंने हिंदी पढ़ी और हिंदी में मैंने रामायण पढ़ी है, हिंदी का कंटेंट पढ़ा है, हिंदी की संस्कृति में मैं रही हूं, तो अब मेरा डिसीजन मेकिंग जो होगा उस टाइम पे वो प्रभावित होगा मेरी भाषा से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि जब भाषा आपके सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करे। हाँ नेहा, तब ठीक था या अब ठीक है, ये बताओ, है तब ठीक था या अब ठीक है? ज्यादा स्पीड में बोलती हूँ क्या अभी? आगे बढ़े, अब ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अलका पूछो तो सही, क्या कह रहे हो? ठीक है नेहा, ठीक है मैम स्पीड, ठीक है मैजबीन। सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी सेल्फ अवेयरनेस मतलब आप खुद के बारे में जागरूक हैं, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर आपका कंट्रोल। कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन सी हो सकती है? प्लान करना, जो भी दिमाग से एक्टिविटी करोगे वो सब कॉग्निटिव है। जैसे किसी चीज को प्लान करने की क्षमता, रिव्यू करने की क्षमता, रिवाइज करने की क्षमता, एटसेट्रा, एम्बेडेड इन इट, मतलब इसी में इंक्लूडेड है। यानी स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना। डैश में अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? आप सेल्फ अवेयर हैं, आपके विचारों में क्या चीजें चल रही हैं, आपको पता है, आप चीजों को प्लान कर पा रहे हैं, फिर उसमें ठीक भी कर पा रहे हैं अगर जरूरत है। तो ये सब मेंटल प्रोसेसेस हैं और इसको मेटा कॉग्निशन कहते हैं, यानी कॉग्निशन से भी परे। संज्ञान बोध या परा संज्ञान कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप सेल्फ अवेयर इतने हैं कि आप अपनी थिंकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मान लो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी चीज की प्लानिंग करने के बाद में उसके एक स्टेप आगे भी चल रहा है कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूं तो क्यों सोच रहा हूं, और इस थिंकिंग के बारे में भी आप थिंकिंग कर रहे हो कि इसका रीजन क्या हो सकता है ना। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी के साथ लड़ाई हो गई या कोई चीज आपने मान लो कहीं की ट्रिप प्लान की, अब आपको पता है कि सारी चीजें प्लान कर ली, आपको इस शहर में जाना है, इतने पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा, आपके पास मैप है। अब आप एक लेवल आगे जाकर के सोच रहे हो कि ऐसा हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं, इसके आगे की एक और प्रक्रिया क्या हो सकती है, कि मतलब आप रिव्यू कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, पूरे संज्ञान का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी सेल्फ अवेयरनेस के साथ। इसको मेटा कॉग्निशन या परा संज्ञान कहते हैं। कॉग्निशन सिर्फ सोचना और इन सबसे संबंधित है, लेकिन जैसे सेल्फ अवेयरनेस इंक्लूड हो गई तो ये मेटा कॉग्निशन बन गया। ठीक, ये क्या बन गया? मेटा कॉग्निशन बन गया। कि अब आप कॉग्निशन के भी एक लेवल ऊपर जाकर के सेल्फ अवेयरनेस के साथ सोच सकते हो, सिर्फ सोच नहीं सकते हो। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, बिल्कुल इसको कहते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी थिंकिंग के ऊपर भी सोचना, जो आपने सोचा है उसके ऊपर भी सोच पाना। ओवर थिंकिंग मत समझ लेना इसको। व्हेन चिल्ड्रंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन चिल्ड्रंस थिंकिंग बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, इट इज कॉल्ड, यानी जब बच्चों की जो थिंकिंग है, जो बच्चों की थिंकिंग है उनके अनुभवों पर बेस्ड हो, टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, इट इज कॉल्ड, यानी जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, मतलब जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है वो उसके बेसिस पे सोच रहे हैं।
जो भी अनुभव ले लिया है, आप कहाँ गए थे, वाओ गए थे, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, नोएडा में एक जगह है, एक पार्क है, वो एडवेंचर पार्क बोलते हैं ना आई थिंक, मतलब वहां पे झूले हैं, वहां पे कुछ पानी है, बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं वहां, तो अब आप वाओ गए या आप एडवेंचर आइलैंड गए, आप गोवा गए, आप गए मनाली, या आप बच्चों को लेकर के गए कहीं ऐसी जगह पे जहां पे कुछ एक्टिविटीज होती थी, मान लीजिए कोई आप तो बंद हो गया, आपको घर होता था दिल्ली में, चिड़ियाघर ले गए, और उसके बारे में अब आप सोचने को कह रहे हैं बच्चे को, क्या है ये, बहुत बढ़िया प्रिया सही है सही है, ये डिज्नीलैंड ले गए, सही है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है, ये अमूर्त आइडियाज के बारे में थोड़ी सोच रहे हो, जो चीज आपने अनुभव किया उसके बारे में सोच रहे हो। और मैंने कुछ ही दिन पहले आपके साथ ये डिस्कस किया था थिंकिंग के चैप्टर में कि ऐसी थिंकिंग को कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी मूर्त सोच कहते हैं, जो अनुभव आप ले चुके हो, जिन चीजों को आप टच एंड फील कर चुके हो, उसके बारे में जब आप सोचोगे तो ये कहलाएगा कॉन्क्रीट थिंकिंग। क्रिएटिविटी कुछ नया सोचना, नए की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, चिंतनशील होकर के सोचना, जो भी आपके सामने चीजें हैं उनमें कई एस्पेक्ट से सोच पाना, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, थोड़ा सा बेहतर सोच पाना, ठीक। तो ये आंसर होगा कॉन्क्रीट थिंकिंग, सी ऑप्शन, क्योंकि आप टच और फील कर चुके हो, उस एक्सपीरियंस को ले चुके हो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर ज्यादातर लोग गलत देते हैं। अब है आज का मेन मुद्दा, बहुत बढ़िया नेहा, अब है आज का मेन मुद्दा जिसको हम कुछ कहेंगे। निम्न चित्र उदाहरण है, एक चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है और इस चित्र को क्या कहेंगे ये सोचिए। देखिए भारती जी बताइए, प्राचीन मिश्र कला आपको पता है, फिर उसके बारे में स्थापत्य कला, इससे संबंधित मकबरों की विषय वस्तु, प्राचीन साम्राज्य, नए साम्राज्य, मतलब चीजों में से चीजें निकल रही हैं, आपको ये दिख रहा होगा चीजों में से चीजें निकल रही हैं, इसको आप क्या कहेंगे, ये किस चीज का एग्जांपल है, ये जो पिक्चर है ये किस चीज का उदाहरण है, ये पूछा है। 4 ऑप्शंस आपके और मेरे दोनों के सामने हैं। ड्राइंग का यानी रेखा चित्र का उदाहरण है, मॉडल का, या फिर कॉन्सेप्ट मैप का, या पॉइंट लीनियर ग्राफ का, बताइए। इस चीज को कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप, यानी मानचित्र संप्रत्यय या प्रत्यय मानचित्रण कहा जाता है इसको, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से प्रत्यय मानचित्रण, प्रत्यय मानचित्रण, अगर हम बात करें मेंटल मैप्स कह सकते हो, कॉन्सेप्ट मैप यानी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ पदानुक्रमिक यानी हायरार्किकल प्रेजेंटेशन होगी, कि मान लो प्याजे हैं, प्याजे से जुड़े हुए और कॉन्सेप्ट्स हैं, प्याजे ने क्या क्या दिया, फिर कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो आपने एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट से लेके क्या हुआ जोड़ दिया बाकी चीजों को, उस कॉन्सेप्ट से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं उनका मैप बना लिया दिमाग में, जिससे समझने में आसानी हो जाती है, याद रखने में आसानी हो जाती है, चीजों को कोरिलेट करके समझने में आसानी हो जाती है। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? ये तो मेरा रड़ा खराब हो गया। मेरे एक दो दोस्त हैं, कोई बिहार से है और एक और फ्रेंड है, क्या कहते हैं उसको, वो पता नहीं कहाँ यूपी में किसी एक उससे है, तो वो हिमांशी को भी हिमांशी कहता है। और मेरे साथ दिक्कत ये, मैं लैंग्वेज बहुत तेजी से पकड़ती हूँ और मेरा बचपन से मैंने कभी शौर सा में गलती नहीं की कि मैंने कभी स को शाह बोला हो जैसे बच्चे बोल देते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ जीवन में। अब क्या हुआ है, जब से ये लोग कुछ टाइम से कांटेक्ट में हैं और मैं भी थोड़ा दिमाग के रूप से व्यस्त रहती हूँ, तो सुन के दिमाग में इतनी बार मेरा शौर स खराब हो चुका है कि बहुत बार मैं शौ को स बोल देती हूँ और स को शौ बोल देती हूँ, जो को ज और ज को जो बोल देती हूँ, तो बड़ी बड़ी खतरनाक बात है। तो ऐसा प्रभाव पड़ सकता है आप पे दोस्तों का, बताइए। बट ये ठीक हो जाता है टाइम के साथ, इसको मुख सुख बोलते हैं। हमारी मैम पढ़ाती थी जब हमें टीचिंग ट्रेनिंग में, तो शी यूज्ड टू से कि जैसे दिमाग को दिमाग बोल देते हैं कई लोग, तो ये मुख सुख है, या बादाम को बादाम बोल देते हैं तो इस मुख सुख कहते हैं, मतलब आसानी के लिए थोड़ा सा जोर ना लगाना पड़े, है ना। बेंडुआ बाबा का कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, सोशल लर्निंग हो रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ले लीजिएगा प्रिया। अब ये समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट मैप होता क्या है, इसको डिटेल में जानेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट मैप, देखो इसको नॉर्मल मैप नहीं कह रहे, क्योंकि ये इसमें कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। देखिए एक बार, ये है कॉन्सेप्ट मैप, इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़िए, समझिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं थोड़ा पानी लेके आती हूँ, इतना इसको समझिए। देखिए एक बार भारत कमेंट तो पढ़ लिया मैंने आपका, बट बहुत बड़ा कमेंट है, पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ। देखिए ये टीचर के लिए है, स्टूडेंट के लिए, ये बेसिकली होता तो स्टूडेंट के लिए है, और क्योंकि इससे चीजों को समझने में आसानी हो जाती है। टीचर इसका उपयोग कर सकता है, बट बेसिकली इट इज फॉर स्टूडेंट्स। पढ़ाई में मन लगेगा जब आपको दिख रहा होगा कि जो टाइम है आपका वो निकल रहा है, लाइफ आपकी जा रही है ना, और मौका एक आध बार मिलता है, हो सकता है D++ की वैकेंसी अभी आई है, अगले 4 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, या यही पेपर 1 साल बाद हो, किसी को नहीं पता। तो इट्स बेटर कि आप प्रिपरेशन कर लें और समय से अपने जीवन को एक दिशा दे पाएं, है ना। जो आपके घर आसपास लोग, जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें पूरी हो जाएं। और ये तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लाइफ से रिलेटेड है, ये तो आपको सीखने में मदद करता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी अवधारणा मानचित्रण इस टॉपिक का नाम है, ठीक। व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग? बहुत बढ़िया यादव जी, कॉन्सेप्ट मैपिंग। और आप लोगों का इंटरव्यू भी तो लेना है ना जब आप क्रैक करके आएंगे एग्जाम,
ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी अवधारणा मानचित्रण। अवधारणा मानचित्रण एक शक्तिशाली मूल्यांकन साधन है, यानी इवैल्यूएशन का एक तगड़ा तरीका है। ठीक, टीचर इसको यूज कर सकता है इवैल्यूएट करने के लिए बच्चे के, जिससे अध्यापक अपने विद्यार्थियों की समझ को जान सकते हैं, भाई उन्होंने कितना कॉम्प्रीहेंड किया है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है किसी चीज को लेकर के, ये बात जान सकते हैं। वे स्वयं को अवधारणाओं से किस प्रकार जुड़ा हुआ देखते हैं, यानी बच्चों ने कॉन्सेप्ट को कैसे समझा है, खुद के साथ रिलेट किया है, इस बात को असेस करने का एक अच्छा तरीका, एक अच्छा टूल हो सकता है कॉन्सेप्ट मैप। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग इज अ पावरफुल असेसमेंट टूल। एक ऐसा अच्छा मूल्यांकन का साधन हो सकता है दैट अलाउज टीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दे सी देमसेल्व्स कनेक्टेड टू दी कॉन्सेप्ट्स। यानी बच्चों ने कॉन्सेप्ट्स के साथ खुद को, उनकी जो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है, इस बात को टीचर इवैल्यूएट कर सकता है कॉन्सेप्ट मैप्स की सहायता से, है ना। कॉन्सेप्ट मैप की सहायता से कि बोल दिया कि अच्छा इसका कॉन्सेप्ट मैप बना के दिखा दो, एक कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, जैसे आपको मैं कह दूं प्याजे का कॉन्सेप्ट मैप बना के दिखाओ, तो आप बताओगे प्याजे ने ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, इक्विलिब्रेशन दिया है, इसके अलावा आपका अडैप्टेशन की बात की है उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन की बात की है उन्होंने, है ना, सोशल एक्सपीरियंस की बात की है, ये हो गए 4 एस्पेक्ट। फिर इक्विलिब्रेशन क्या है, उसमें से एक तीर निकाल दिया, फिर 4 स्टेजेस हैं उनको जोड़ दिया, हर एक स्टेजेस को कनेक्ट कर दिया, ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट मैप बन गया प्याजे से रिलेटेड। ठीक है बात, और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आप कॉन्सेप्ट मैप आप ये देख सकते हैं, 2 आपके सामने एग्जांपल्स प्रस्तुत हैं। मान लीजिए ये प्याजे ही हैं, ये आपको आसानी समझ में आ जाएगा। प्याजे है, मान लीजिए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है कि हमारा संज्ञानात्मक जो संरचना है वो क्या है, आपने बच्चों को समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करके। ठीक, 1 मिनट रुकिए, कमेंट बीच बीच में रुक जाते हैं आप लोगों के। हाँ, फ्लो चार्ट के जैसा मान सकते हो। बहुत बढ़िया, फ्लो चार्ट के जैसा आप इसको मान सकते हो। तो ये आपके सामने क्या है, कॉग्निटिव। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक, अनुकूलन। अब आपको पता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो होती है अडेप्टेशन, यानी अनुकूलन, कैसे आप अडेप्ट करेंगे। दूसरी चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना अलग अलग कैटेगरी में। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा है इसमें अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या है, अडेप्टेशन में 2 चीजें हैं, वो 2 चीजें कौन सी हैं, एसिमिलेशन यानी चीजों को जोड़ना, और एकोमोडेशन यानी कि परिवर्तन करना। ठीक, ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट को लेकर के मैप बन गया। ठीक, ये क्या बन गया, नहीं है जरूरत अंजू, ये क्या बन गया, कॉन्सेप्ट मैप बन गया। ठीक, अब इससे भी आपने और कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया कि इक्विलिब्रेशन आता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस की स्थिति क्रिएट होती है। तो आपने कॉन्सेप्ट के अंदर कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, एक मानचित्र की, एक चित्र की फॉर्म में समझ लिया। इसी को हम कॉन्सेप्ट मैप कह रहे हैं कि आपने आसानी से समझ पाए, आप लंबे समय तक याद रख पाए चीजों के बीच में, कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सेप्ट मैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बात। फॉर एग्जांपल दूसरा है कि ये हिस्ट्री के किसी टॉपिक से रिलेटेड है कि भाई प्राचीन मिश्र कला, स्थापत्य कला या मकबरों की, ये जो प्राचीन मिश्र कला है इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आपने यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए। ठीक, भाई नए साम्राज्य हैं, उसमें प्राचीन साम्राज्य में पिरामिड है, मध्यकालीन साम्राज्य में ये है, मकबरों की विषय वस्तु, जैसे ये आप अपने लिए भी बना सकते हैं। अगर आप कभी क्या लेकर के बैठे, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपने सारे टॉपिक्स को जोड़ लिया। जैसे आप पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देती हूँ, आप पढ़ रहे हैं पेडागॉजी। ठीक, पेडागॉजी आप पढ़ रहे हैं और आपने क्या बना लिया, कॉन्सेप्ट मैप बना लिया कि भाई एक सेक्शन है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट का, सीडी बोलेंगे जिसको हम। दूसरा इसमें सेक्शन है पेडागॉजी का, जिसका मतलब है जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड मुद्दे हैं। तीसरा इसमें टॉपिक है, मान लीजिए आपका क्या कह सकते हैं उसको, फिलोसफी या हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, है ना, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं या एजुकेशनल साइकोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी हटा देते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी कह देते हैं हम, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक ठीक, अब इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको पता है बच्चे का डेवलपमेंट आएगा। ठीक, इसमें बच्चे की इंटेलिजेंस आएगी यानी बुद्धि का टॉपिक, इसमें बच्चे की पर्सनैलिटी आ जाएगी। ठीक, इसमें बच्चे का डेवलपमेंट हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, पर्सनैलिटी हो गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे, यानी बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो आ जाएंगी। फिर आप डेवलपमेंट में भी टॉपिक निकाल लोगे कि बच्चे का डेवलपमेंट ऐसे, ये वो फलाना ढिमकाना। पेडागॉजी में आपको पता है कि आपका एनसीएफ आ जाएगा, आपका आरटीई आ जाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग मेथड्स आ जाएंगे, फिर उनके अंदर भी कौन से मेथड आएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको पता है आपकी लर्निंग आ जाएगी। ठीक, इस तरीके की चीजें आपको पता है कि एक टॉपिक से बाकी टॉपिक आपने जोड़ लिए। समझ रहे हो ना बात जी यादव जी। तो ये क्या है, आपने एक मैप क्रिएट कर लिया दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन के लिए, बिल्कुल निहार मिलेंगे। तो आपने एक पेड़ क्रिएट कर लिया, एक क्या है, ये हायरार्किकल इन नेचर होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। हायरार्की नीचे से ऊपर के क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में शुरू हुआ था एक पॉइंट से, तो ये क्या है, एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है। हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है, हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन मतलब पदानुक्रमिक, पदानुक्रमिक रिप्रेजेंटेशन को जो भी कहेंगे। ठीक, यानी बढ़ते हुए क्रम में, भाई आपने इस टॉपिक से शुरू किया, इसमें ये 2 पॉइंट होंगे, इसमें 2 पॉइंट और ये होंगे, कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं चीजें, इसमें से और 3 चीजें निकलती जा रही हैं, उसमें से और 3 चीजें निकलती जा रही हैं, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी एक टॉपिक से कई पूरे एक एस्पेक्ट में फैल जाएगा। ये एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें क्या कहेंगे इसको, कि मानसिक चित्र बनेगा आपके दिमाग में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आप अपने फ्लो चार्ट्स बनाते हो। ओ विकास, ध्यान रखिए फैमिली का, ऐसे टाइम पे ये बहुत मुश्किल समय है कि आपके घर में कई लोग बीमार होंगे। हाँ, प्रस्तुति कह सकते हैं, प्रस्तुति कह सकते हैं, पदानुक्रमिक प्रस्तुति कह सकते हैं हम इसको, प्रदर्शन कह सकते हैं या प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। चलें आगे चलें फिर। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर है, ये पीडीएफ आप तक पहुंच गई होगी।
देखिए ये जो भी लिखा है ना स्क्रीन पे, वो एक साधन है आपको समझने का। आपने जो भी बनाया है असली चीज तो दिमाग में टिकनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, नहीं तो ये तो किताबों में भी लिखा हुआ है सब जगह। इट वॉज डेवलप्ड बाय जोसेफ डी नोवैक इन 1970। हिंदी वाले परेशान ना हो, हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे हिंदी में सेम चीज दिखा दूंगी मैं आपको। ठीक, अगर हम बात करें जी दिशा, इट वॉज डेवलप्ड यानी इसका जो निर्माण है वो जोसेफ डी नोवाक या नोवाक कह देते हैं कई लोग के द्वारा 1970 में किया गया था। अगर हम बात करें किसकी, कॉन्सेप्ट मैप की, तो इसका निर्माण जोसेफ डी नोवैक के हिसाब से या नोवैक के द्वारा 1970 में किया गया था। इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रही है? कमेंट्स ही नहीं चल रहे, बताओ कहां से समझ आएगा दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है? बताओ एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए एक बार, देखिएगा कहीं 9 बज गए इसलिए तो नहीं चल रहे। इट वॉज डेवलप्ड बाय जोसेफ डी नोवैक। देखो एक बार, नेक्स्ट पॉइंट है, अ कॉन्सेप्ट मैप इज अ पिक्चर और अ मैप, या तो एक चित्र है या एक मानचित्र है, दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, यानी अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग संप्रत्तियों के बीच में जो संबंध है उसको प्रदर्शित करता है कॉन्सेप्ट मैप। ठीक, इट इज अ ग्राफिकल टूल, यानी एक प्रदर्शन की तकनीक है, दैट ऑर्गेनाइजेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट एक टॉपिक के अलग अलग पक्षों को ऑर्गेनाइज करती है। क्या करती है? ऑर्गेनाइज करती है, पक्षों को संयोजित करती है या वर्गीकृत करती है, ऐसे हम कह सकते हैं इस बात को। कमेंट्स बिल्कुल चल नहीं रहे, मुझे लग रहा है ये 9 बजे तक की ही क्लास थी, शायद आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई होगी। ये कॉन्सेप्ट कल कर लेंगे, यहीं से आगे जो कंटिन्यू करना है वो कल कर सकते हैं हम लोग, है ना? कल करेंगे, कल आपका 7 बजे मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी समझ लो इस टॉपिक में और क्या क्या करना है। आज इतना काम रिवाइज कर लेना जितना हमने किया है, ये पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, इसको पढ़ के एक बार समझना, कल हम समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट मैप कहाँ से डेवलप हुआ, क्या है क्या नहीं, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, हिंदी में भी यही पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्सेप्ट मैप की, है ना, और फिर इसको समझते हुए महत्व क्या है, हिंदी में यही बात समझेंगे, कुछ पॉइंट समझेंगे, फिर कुछ और क्वेश्चन हैं 5 उनको करेंगे। तो कल का काम हमारा ये रहने वाला है, कल मिलेंगे हम लोग 7 PM मिलेंगे, है ना? चलिए फिर टेक केयर। इतना आप दूसरी क्लास लीजिए, केवीएस के बैच में दूसरी क्लास है इसलिए मुझे मैसेज भी आ गया, है ना? चलिए फिर, ओके।